Hello everyone, how are you? Welcome to our channel. I hope you all are doing well. So in this discussion हम एक आंसर शीट इवेल्युएट करेंगे टू एनालाइज हाउ डज ICI अवॉर्ड द मार्क्स एंड नवंबर 19 की ये आंसर शीट है फॉर CA फाइनल लॉ न्यू सिलेबस. So this belongs to one of our subscribers only and with proper consent I am using his answer sheet. So first understand that what are the reasons कि मैं एक ऐसी आंसर शीट एनालाइज कर रहा हूँ in which the student has scored 54 out of टोटल. ठीक है, तो 34 70 में से and 20 in MCQs. So majorly the students must have seen the videos of various faculties uploading the analysis videos in which the student scores above 70, 80, 90 marks, which is very much needed. But बहुत बारी इन चीज़ों की वजह से स्टूडेंट के दिमाग में कभी कभार ये डर रह जाता है कि सर एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट ना करें तो क्या नंबर नहीं मिलेंगे. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट देर इज़ नो वन एग्जैक्ट वे ऑफ डूइंग द राइट थिंग. ICI के पेपर्स के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ. सो यू कैन हैव वेरियस अदर वेज जहाँ पे आप देखोगे कि शायद इतना स्ट्रिक्टली अगर आप फॉर्मेट नहीं फॉलो करो तो क्या नंबर नहीं मिलेंगे. तो वो आई विल ट्राई टू ईज डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर थॉट कि हमें कितना स्ट्रिक्टनेस रखनी है प्रेजेंटेशन में. सो आंसर शीट आप कोई भी ले लो, चाहे किसी स्टूडेंट के कम नंबर आए हो या ज़्यादा नंबर आए हो, किसी से भी आपको एनालिसिस हो जाएगा. सो आई ऑलवेज बिलीव कि आपको दोनों साइड का पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट 80-90 स्कोर कर रहा है तो क्या रहा है उसका रिजल्ट, क्या रही है उसके आंसर शीट की प्रेजेंटेशन. एंड इफ द स्टूडेंट इज नॉट स्कोरिंग दैट मच लाइक आउट ऑफ 70 अगर 34 आए तो उस स्टूडेंट की क्या प्रेजेंटेशन एंड आंसर्स रहे हो. राइट. सो टारगेट टाइम, बिकॉज आई नो मेजरली द स्टूडेंट्स जो ये व्यू करेंगे दोज वुड बी नवंबर 20 के लिए जो अभी स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं. सो रिस्पेक्टिंग द टाइम अभी हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस वी विल गो इन डिटेल जहाँ पे हम क्वेश्चन का पार्ट भी रीड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज कि क्या रिक्वायर्ड था क्वेश्चन से, सजेस्टेड आंसर में क्या था एंड स्टूडेंट ने क्या दिया. सारे के सारे क्वेश्चन देयर इज नो नीड टू गो इन टू डिटेल बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम. बचे हुए मैं आपको क्विकली रिवाइज ऊपर से बता दूंगा. ठीक है. सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक चीज़ ध्यान रख लेना, लॉ के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक ही है कि आप तरीके से स्ट्रक्चर रखो क्वेश्चन का आंसर करने का. फर्स्ट यू नीड टू गिव द प्रोविजंस ऑफ लॉ. उससे पहले एक इशू एनालाइज कर लेना, दिस इशू रिलेट्स टू व्हाट. उसके बाद आपको प्रॉपर प्रोविजंस ऑफ लॉ देने हैं कि आप लीगल प्रोविजन स्टेट करो. फिर आपको गिवन केस में क्वेश्चन के ही फैक्ट्स, द मेजर फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आर टू बी कॉपीड डाउन एंड देन यू नीड टू एनालाइज एंड कंक्लूड. तो इस तरीके से एक बेसिक प्रेजेंटेशन रहेगी. बट अगर कहीं पे आप ऊपर नीचे कर देते हो स्टिल ICI आपको नंबर दे देगा. राइट. तो वो चीज़ हम इसके अंदर देखकर चलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 से उसने स्टार्ट किया एंड ऑब्वियसली सबको पता है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट दैट स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन विच यू आर कॉन्फिडेंट. अगर आपके पहले दो क्वेश्चंस, दोज विल टेक अप्रोक्सीमेटली 10 आंसर शीट के आसपास चले जाएंगे सारे पार्ट मिला के. इफ़ योर फर्स्ट 2 questions go extremely well, it will put a impression कह लो या एक माइंड सेट. आप देखो एक ह्यूमन बीइंग का इतने सारे पेपर है, कितने सारे पेपर में से मुझे फटाफट से वो चेक करना है. द एग्जामिनर विल नॉट गो इनटू ईच एंड एवरी डिटेल. अगर आपने थोड़ी सी कटिंग कर दी, इफ द वर्ड इज नॉट विजिबल, इफ द हाईलाइटेड वर्ड्स आर नॉट देयर, कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं है, तो इन चीज़ों का नुकसान आएगा. सो प्लीज फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट स्टार्ट द पेपर विद दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट. ट्राई कि पहले 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट सारा के सारे सही हो. देन टुवर्ड्स द एंड थोड़े बहुत अगर हमारा नॉलेज उसमें कॉम्प्रोमाइज्ड है या हमें थोड़े बहुत हम तुक्के मार रहे हैं तो उन तुक्कों की वैल्यू भी बढ़ जाएगी कंपेयर टू what you will be awarded if you answer that particular question in the first part. right. तो ह्यूमन मेंटालिटी है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है, थोड़ा सा उसको जानना है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहेगा एंड प्रैक्टिकली उस चीज़ को मैनेज करते हुए चलना है. राइट. तो स्टार्ट हम उसी से करेंगे जो हमारे लिए सबसे ईजी क्वेश्चन लगे. अब इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया. अब मैं आपको हल्का सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ बिकॉज स्टार्ट में हम 2 क्वेश्चन के लिए इतना डिटेल में जाएंगे बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था एंड स्टूडेंट ने क्या दिया एंड ICI क्या एक्सपेक्ट कर रहा था. बाकी में हम नहीं जाएंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में और वाला पार्ट स्टूडेंट ने आंसर किया है. एक मिस्टर आ रहे हैं, ही होल्ड्स डायरेक्टरशिप इन 10 पब्लिक कंपनीज एंड 11 प्राइवेट कंपनीज एज ऑन 31st May 2019. वन ऑफ द अबव प्राइवेट कंपनीज इज अ डॉर्मेंट कंपनी. अपार्ट फ्रॉम डॉर्मेंट, on 30th June, a private company in which that person is holding directorship has become subsidiary of a public company. तो दिमाग में प्रोविजंस आपके आ गए होंगे क्वेश्चन रीड करते वक्त. दैट अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज काउंटेड एज अ पब्लिक कंपनी. देयर इज अ लिमिट ऑफ 10 and 20 एंड डॉर्मेंट 20 वाले में इंक्लूड नहीं होती है. In the light of the provisions, examine the validity of holding directorship,
विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मतलब 165 चेक करना है ऑन 31st May एंड 30th June, एंड वेदर अ कंपनी हैज द पावर टू स्पेसिफाई एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में एक्ट एज अ डायरेक्टर. नाउ लेट्स सी व्हाट द स्टूडेंट हैज आंसर्ड. अब देखो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें, आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में कुछ कटिंग कर दी. आई एम नॉट सेइंग कि ये देख के एग्जामिनर ने कट किया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में सबकॉन्शियसली एक इंप्रेशन बन रहा है कि यार ये तो स्टार्टिंग में कटिंग कर दी. ओवरऑल स्टूडेंट ने इतनी कटिंग नहीं करी है, पेपर में आप देखोगे तो, लेकिन ये आप अवॉइड कर सकते थे, ये वाला पार्ट आप अवॉइड कर सकते थे. उसके बाद क्वेश्चन आप थोड़ा सा और बड़े बड़े में लिख सकते थे. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, एंड यू कुड हैव लेफ्ट, द स्टूडेंट कुड हैव लेफ्ट 2 लाइन्स. एक की जगह 2 लाइन छोड़ोगे, प्रॉपर साफ लगता है, देन स्टार्ट. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ना प्रोविजंस ऑफ लॉ या फिर एक इशू भी डाल सकते थे दैट दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू सेक्शन नंबर 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. एक ही बार में हमने सेक्शन और कंपनीज एक्ट 2013 पूरा लिखना है, एक बार में हमने पूरा स्टेट कर दिया, नीचे आप सिर्फ सेक्शन 165 रेफर करके काम चला सकते हो. यहाँ पे आप एक हेडिंग दे सकते थे पैराग्राफ की कि मेरे लीगल प्रोविजंस है, ये मेरे लीगल प्रोविजंस है. तो ये एक स्टूडेंट दे सकता था, उससे एग्जामिनर को भी आइडिया लग जाता है कि हाँ स्टार्ट हुआ है लीगल प्रोविजन से. और डोरमेंट कंपनी, अब देखो वी विल ट्राई टू एनालाइज आईसीआई की हर एक मार्किंग. यहाँ पे एग्जामिनर ने जो है वो काटा मारा हुआ है, क्यों काटा मारा हुआ है थोड़ा सा एनालाइज करो, ट्राई टू कैच. स्टूडेंट हैज रिटन अ डोरमेंट कंपनी विच इज अ पब्लिक कंपनी शैल बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 10 डायरेक्टरशिप. लॉ अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 20 वाले में इंक्लूड नहीं होगा. उसका एक इंटरप्रिटेशन ये चीज़ पॉसिबल है कि वो 10 वाले में इंक्लूड होगा, लेकिन द लॉ स्टेट्स की 20 वाले में इंक्लूड नहीं होएगा. तो शायद उसके आंसर की में ये वाली चीज़ नहीं लिखी होगी, उसने कट कर दिया. स्टूडेंट हैज़ अगेन रिटन इट बट अ डोरमेंट कंपनी विच इज़ अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 20 डायरेक्टरशिप. उस पर उसने टिक मार दिया, बट इसका थोड़ा सा इंप्रेशन बन गया कि अरे ये नहीं था मेरे आंसर शीट में. सो ट्राई टू रेप्लिकेट द लॉ एज इट इज़ जितना पॉसिबल हो. ठीक है, अब इसमें प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए था फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ नीचे एनालिसिस और फिर कंक्लूजन, ऐसा होना चाहिए था. स्टूडेंट नहीं किया, सीधा लिख दिया 31 में द वैलिडिटी होल्ड्स ट्रू, राइट. 30 जून के लिए दोबारा डाल दिया द वैलिडिटी ऑफ डायरेक्टरशिप डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी काउंटेड एज अ पब्लिक कंपनी लीडिंग टू 11 डायरेक्टरशिप इन द पब्लिक कंपनी बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी इन 10 कंपनीज, राइट. तो वो हमारा ब्रीच हो गया. तो इसके रिस्पेक्ट में भी जो है वो स्टूडेंट ने लीगल प्रोविजंस एज सच स्टेट नहीं करे, राइट. तो इसमें मेरे को 2 चीज़ें लगी कि फैक्ट्स ऑफ द केस और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेटर हो सकता था. बाकी पैराग्राफ फॉर्म में आंसर किया है, दैट इज रिक्वायर्ड. आप पूरा का पूरा एक पैराग्राफ नहीं बना सकते. सेकेंड चीज, इस स्टूडेंट ने कंपैरेटिवली अंडरलाइन ज़्यादा कर रखी है. व्हाट यू कुड डू इंस्टेड ऑफ दिस कि मेजर वाले पॉइंट्स हाईलाइट करो, क्योंकि हाईलाइट करने से या फिर कीवर्ड्स आप अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने से एकदम से ध्यान जाता है उस चीज़ की तरफ एंड द एग्जामिनर माइट बी लुकिंग फॉर दोज पर्टिकुलर पॉइंट्स. सो इट विल ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे, इंप्रेशन भी सुधर जाएगा. ओके, सो ये वाली चीज़ हमारे लिए ठीक थी. इसने देखो काफ़ी सारी अंडरलाइनिंग कर रखी है, उसकी जरूरत नहीं थी. बट अच्छा, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं. द कंपनी कैन स्पेसिफाई लोअर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी मे एक्ट एज अ डायरेक्टर प्रोवाइडेड एसआर पास हो. स्टूडेंट ने एसआर वाली बात यहाँ पे नहीं लिखी, देख लो. Yes, a company has the power to specify any lesser number of companies in which a director of the company may act as a director. SR की बात नहीं आई. इतना सब होते हुए भी आपको लग रहा होगा शायद नंबर नहीं मिले होंगे, बट आप मोटा मोटा आंसर देखोगे तो मेजरली पॉइंट्स कवर्ड है. द ICAI हैज अवॉर्डेड 3 मार्क्स आउट ऑफ 4. तो देखो इसके अंदर एज सच मैंने वो लिखना भूल गया. स्ट्रांगली रिकमेंडेड मतलब क्लियर कट बता रहा हूँ कि लिखना पेपर में, क्योंकि एक और चीज़ का फर्क पड़ती है एग्जामिनर टू एग्जामिनर. ठीक है, काफ़ी सारे एग्जामिनर्स होते हैं, आपको नहीं पता आपको किस टाइप ऑफ एग्जामिनर मिल जाए. तो अगर कोई पर्टिकुलर बहुत होता तो शायद उसको इसमें 2 नंबर मिलते, राइट. तो इसने 3 दे दिए, अच्छी बात है, बट आपको गलतियाँ मिल गई. ठीक है, तो देखो इसने यहाँ पे कंक्लूड सेकेंड पार्ट का 1 नंबर दिया है और यहाँ पे 2 नंबर दिए. तो ही वांटेड इस वाले में शायद ज़्यादा 3 मिल जाते और यहाँ पे 1 मिल जाता. यहाँ पे शायद SR के नंबर नहीं कटे बिकॉज पूरा का पूरा टिक लगा हुआ है. सो वी डोंट नो ICAI में एग्जामिनर एक्जैक्टली क्या चेक करेगा, क्या उसकी मेंटालिटी रहेगी, बट ओवरऑल आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि हाउ द ICAI इज अवॉर्डिंग द मार्क्स. पार्ट बी देख लेते हैं. पार्ट बी में आपको ऐसे बता देता हूँ. डायरेक्टर के पास 2 दिन थे, तो 2 दिन में से एक उसको सरेंडर करना हो तो DIR फाइल कर सकता है अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन दैट पर्टिकुलर डिन इज नॉट यूज्ड एनीवेयर फॉर फाइलिंग एंड देन द CG बिफोर अप्रूविंग द डिन, और उससे पहले द CG शैल ई-वेरीफाई इट्स रिकॉर्ड्स कि कहीं यूज तो नहीं हुआ है ना. अब प्रॉपर देखो स्टूडेंट ने, ये तो मैंने वही बता दिया, प्रॉपर यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा लिख सकता था. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी 2 लाइनें छोड़ के प्रोविजंस ऑफ लॉ प्रॉपरली स्टेट कर दिए. ICAI ने फटाफट से यहाँ पे टिक मार दिया. देख लो ये टिक लग गया, ये टिक लग गया. गिवन केस में फैक्ट्स लिख दिए, ये टिक लग गया.
यहाँ पे डिक्लेरेशन की हमें बात चाहिए थी लॉ में, ठीक है। अब यहाँ पे लॉ में, इधर की जगह लॉ में डिक्लेरेशन की बात लिखनी चाहिए थी। कंक्लूजन में उसने डाल दिया कि शैल फाइल DIR 5, दो चीज़ें रह गई, लेकिन उसने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा, द CG शैल ई वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, एंड डिक्लेरेशन वाला पॉइंट नहीं लिखा। शायद इन दोनों की वजह से उसको 2 नंबर कट गए। देखो टिक सारे लगे हुए, लेकिन फाइनल में उसने कंक्लूजन देख के 2 नंबर दिए, बिकॉज 2 थिंग्स वर रिक्वायर्ड मोर। तो अगर आप कंसेप्ट, बिकॉज मेनली क्या होता है, स्टूडेंट क्या सोचता है पेपर के आने तक, लास्ट 1 मंथ तक तो कंसेप्ट्स पे ध्यान देता है कि आई नीड टू गो फॉर द प्रोविजंस, अच्छे से लर्निंग करनी है, लेकिन बाद में एक टाइम ये आता है कि सर एग्जैक्टली लिखना कैसे है पेपर में। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि उसके ऊपर बहुत फर्स्ट क्रिएट मत करना, डोंट ओवर एनालाइज। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोविजंस और कंसेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग हो और एक बेसिक फॉर्मेट फॉलो करो, जैसे इस केस में स्टूडेंट ने किया, तो आप देखोगे ICAI ने प्रॉपर तरीके से टिक दे रखे हैं, पॉइंट्स अगर कंसेप्चुअली पूरे हो जाते तो नंबर मिल जाते। नेक्स्ट में सिंपल सा एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन था, जिसके अंदर अटैचमेंट की बात करी गई है, तो वो रीड करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपल देख लो। लॉ स्टेट करा गया है। अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो रूल लगता है, ठीक है, ICAI सजेस्टेड आंसर में हो सकता है रूल नंबर भी दे, बट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट डू नॉट कोट इट। स्टूडेंट ने यहाँ पे कोई भी रूल कोट नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे भी कमेंट डाल दिया था, डोंट कोट द रूल इफ़ यू डोंट नो। गलत नहीं जाना चाहिए, गलत जाते ही अगर ये रूल गलत चला गया तो भाई साहब वो आगे देखेगा भी नहीं, 0 दे देगा, राइट। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, बाकी देखो इसमें आपको पूरे मिल सकते थे, 3 या 4 नंबर इसमें मिल जाते। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में भी स्टूडेंट को एग्जैक्टली वो सेक्शन नहीं पता था, तो उसने लिख दिया एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वेयर एनी प्रॉपर्टी, ये सारा लॉ स्टेट कर दिया। इसमें एक डिफीट द प्रोविजंस वाला पॉइंट होता है, जिसमें बेसिकली द स्पेशल कोर्ट को लगता है कि इफ एनी एनकम्ब्रेंस, द क्वेश्चन वाज डीलिंग विद द इशू कि अगर कोई एनकम्ब्रेंस क्रिएटेड है ऑन दैट पर्टिकुलर सेट विच इज कन्फिस्केटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या वो एनकम्ब्रेंस वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी। सो वी नो कि द असेट विल बी ट्रांसफर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट एनी एनकम्ब्रेंस। तो उसके अंदर एक पॉइंट रहता है कि स्पेशल कोर्ट को अगर लगे कि द एनकम्ब्रेंस हैज बीन क्रिएटेड विद द व्यू टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन और दिस एक्ट, तो उस केस में भी वो फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस ऑर्डर कर सकता है। तो वो उस बच्चे ने नहीं डाला था, लेकिन बाकी मेन डाल दिया था कि द असेट शैल स्टैंड फ्री फ्रॉम द एनकम्ब्रेंस व्हेन इट इज इन कन्फिस्केशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और कंक्लूजन डाल दिया था द कार ऑफ मिस्टर के इन्वॉल्व इन ऑफेंस शैल स्टैंड कन्फिस्केटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस। उसके अंदर एक और चीज़ जो है, अच्छा हाँ इतना ही था। अब देखो इसको स्टूडेंट को इसमें मिले 3 नंबर, तो एक छोटा सा पॉइंट मिसिंग था, उसकी वजह से शायद 1 नंबर कट गया, बट ओवरऑल आप देखोगे तो बहुत बल्कि मैनर में उसने जो है नहीं लिखा कि मैंने कोई अननेसेसरी 4 नंबर के लिए पेजेस भर दी हो। उसने प्रॉपर तरीके से टू द पॉइंट आंसर किया है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें लिखी है एक पॉइंट को छोड़ के, जिसकी वजह से इट कॉस्ट हिम 1 मार्क। तो पैराग्राफ फॉर्म में प्रॉपर आंसर किया, स्ट्रक्चर एक मेंटेन किया है। यहाँ पे आप ऊपर ऑब्वियसली डाल सकते थे प्रोविजन ऑफ लॉ और बीच में फैक्ट्स का भी डाल सकते थे 1 लाइन और फिर कंक्लूड कर देते, तो शायद थोड़ा 3 या 4 भी मिल जाते। ओके, तो इसके अंदर आप देखोगे कि 3 नंबर मिल गए, ऐसे कोई भी मार्क्स नहीं रोके। अब एक क्वेश्चन डी, ये पार्ट नंबर डी जो था वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रिस्पेक्ट में था, जिसके अंदर स्टूडेंट को कंसेप्चुअली ही ये चीज़ नहीं पता थी, इसलिए उसने गलत किया है आंसर। इट वाज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो रेगुलेशन 3 से उठ के आता है। उसमें क्वेश्चन ने क्लियरली बता रखा था कि वो इंडिपेंडेंस नहीं था, स्टिल द स्टूडेंट थॉट कि वो नहीं है और वो एलिजिबल है, तो ये चीज़ गलत थी। इट वॉज अ सिली मिस्टेक, कंक्लूजन कुड हैव बीन रीच करेक्टली। क्यों, मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ 6th का डी का। ये भी पार्ट बहुत ज़रूरी है, कभी कभार हो सकता है आपको क्वेश्चन में exactly provisions of law you might not remember, but still there could be a smart way of handling the question in which आप facts of the question and जितना law पता है उतना लिख के नीचे conclusion सही दे सकते हो सकता है वो टिक मारते मारते पूरे दे दे, ठीक है। तो इन चीज़ों को जरा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द COC ऑफ XYZ लिमिटेड प्रपोजेस टू अपॉइंट मिस्टर अजीत एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन द मैटर ऑफ CIRP ऑफ XYZ लिमिटेड। मिस्टर अजीत वॉज प्रमोटर ऑफ ABC लिमिटेड विच इज द होल्डिंग कंपनी। सर सेक्शन 149 लग चुका है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, सो रेगुलेशन 3 के हिसाब से वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बन सकता। एग्जामिन एंड डिसाइड वेदर मिस्टर अजीत इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अब क्या मुझे सपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की एलिजिबिलिटी के ऊपर भी मुझे नहीं पता, लेट्स से मुझे नहीं पता, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये क्लियरली समझ आ रहा है कि उसी की होल्डिंग कंपनी का मैं प्रमोटर हूँ और उसी कंपनी का मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, क्या ये इंडिपेंडेंस लग रहा है? सर आंसर इज नो। सो एटलीस्ट द कंक्लूजन कुड हैव बीन रीच्ड वेरी मच करेक्टली।
that in the given case Mr. Ajit is not independent and he cannot be appointed as IRP of this company. But स्टूडेंट ने शायद वो चीज़ एनालाइज नहीं करी, उसने लिख दिया एलिजिबल है, राइट। तो ये मेरे सबसे सॉल्व हो सकता था और इसी के वजह से आपके मेन नंबर कट गए। तो 14 में से 8, तो 3 नंबर का तो यही अकेला था। अगर वो ऊपर थोड़े से कंसेप्चुअली ठीक हो जाता, इसके अंदर ठीक कर लेता, तो आराम से 11 से 12 नंबर मिल सकते थे, राइट। एक और क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर देखो क्वेश्चन था कि द स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है एंड वी हैड टू कमेंट अबाउट द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू विड्रॉ द रिकॉग्निशन गिवन टू द स्टॉक एक्सचेंज। सो परसुएंट टू सेक्शन नंबर 5 ऑफ द SCRA एक्ट ये प्रॉपर तरीके से हो सकता था, विड्रॉ की जा सकती है। तो स्टूडेंट ने क्या किया है, स्टार्टिंग में प्रोविजंस ऑफ लॉ लिख दिया। ऑलवेज आई विल रिकमेंड कि आप ऊपर हेडिंग दो कि इशू क्या है एंड प्रोविजंस ऑफ लॉ क्या है, ताकि उसको पता हो एग्जैक्टली प्रोविजंस ऑफ लॉ उसने स्टेट की एक पैरा में, अकॉर्डिंगली द रिकॉग्निशन स्टैंड्स विड्रॉन। तो ये थोड़ा सा कंक्लूडिंग वे में बेटर जा सकता था। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था क्वेश्चन ने कि कैन अ पर्सन बी अ मेंबर ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो वी क्लियरली नो कि अनरिकॉग्नाइज का नहीं हो सकता एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ सेबी या फिर CG। तो वो अप्रूवल वाली बात शायद स्टूडेंट को ध्यान नहीं थी, ठीक है। तो उसने सीधा लिख दिया अ पर्सन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू परफॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर शैल बी इनवैलिड। सो द स्टूडेंट हैज नॉट रिटन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, उसकी वजह से उसको 1 मार्कर कॉस्ट हो चुका है। तो ऊपर देखो प्रॉपर तरीके से उसने 2 पैराग्राफ में, एक छोटा एक लंबा वाला, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से प्रोविजंस ऑफ लॉ स्टेट किया है और नीचे एक अप्रोप्रिएटली एक सही कंक्लूजन हम कह सकते हैं एक पॉइंट को छोड़ के, तो उसको प्रॉपर 3 आउट ऑफ 4 मिले हैं। तो कोई भी अननेसेसरी उसने नहीं लिखा है, एक ही पेज पे आंसर है, 3 नंबर मिल गए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको छोटा लिखना है बड़ा लिखना है, इट्स ऑल अपॉन यू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस कि उसका डर मत बिठाओ दिमाग में कि बहुत कोई रिजिड वे में आपको इसी तरीके से आंसर्स लिखने हैं। जितना याद है उसको प्रॉपरली स्टेट करो, पैराग्राफ फॉर्म में जाना चाहिए एंड कीवर्ड्स को हाईलाइट मतलब अंडरलाइन करके आना है, ताकि हमारा फोकस जो है वो कीवर्ड्स पे जाके उसको शायद आंसर की में फटाफट से मैचिंग मिल जाए और नंबर जो है और जल्दी से हो जाए। ओके, पार्ट नंबर बी में ऑडिट कमेटी का क्वेश्चन था। द स्टूडेंट डिडंट डू LODR। LODR आई ऑलवेज से कि शायद बच्चे पूरा नहीं करके जाते, बट स्टिल मेन प्रोविजंस रेगुलेशन 18 ऑडिट कमेटी जैसे ये आप नहीं छोड़ सकते। बाकी में से भी जितने नंबर्स हैं, जितनी लिमिट्स हैं, जितनी रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो आप छोड़ के नहीं जा सकते पेपर में। स्टूडेंट डिडंट डू द LODR पोर्शन एंड हेंस उसने यहाँ पे गलती कर दी है। प्रोविजंस ऑफ लॉ में एक फैक्ट्स दिए हुए थे, कंपनी के ऑडिट कमेटी की मैचिंग करनी थी। तो ऑडिट कमेटी में हमें पता है कि रेगुलेशन 18 के हिसाब से 2/3 इंडिपेंडेंट होते हैं, बट स्टूडेंट ने 177 के हिसाब से शायद सारी चीज़ें कोट कर दी थी। तो मेजॉरिटी देखते उसने यहाँ पे काटा मार दिया, दिमाग में आ गया कि बच्चे को नहीं पता है। फिर उसने आगे डाल दिया लॉ कहता था हमारा, LODR कहते हैं कि सारे के सारे डायरेक्टर्स जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए थे एंड मिनिमम 1 को अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड एक्सपर्टीज होनी चाहिए थी, जो हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स में मिसिंग थी, बट स्टूडेंट डिड नॉट नो दिस। उसने गिवन केस में फैक्ट्स लिख दिए तो ऑब्वियसली उसके टिक लग गया कि फैक्ट्स तो लिखने ही थे। कंक्लूजन गलत चला गया। स्टूडेंट रोट दैट ऑडिट कमिटी कैन फंक्शन लाइक दिस, लेकिन वो मिसमैच हो रहा था, LODR लगने के बाद वो मिसमैच हो रहा था, इसीलिए नंबर नहीं मिले। तो इसमें सिर्फ 1 नंबर मिला है, वो भी ऊपर की ये 3 डायरेक्टर्स और ये सब चीज़ें स्टेट करने का हल्का सा स्टार्ट का, ठीक है। तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बाकी की चीज़ें लिख दी, फैक्ट्स लिख दिए तो मुझे नंबर दे दो, राइट। तो मेन कंक्लूजन आपका गलत था, स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात सही लिखी तो स्टेप वाइज 1 नंबर मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। इस वाले में बेसिकली था फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मिलने के ऊपर। स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 6। क्यों उसमें 2 नंबर कटे? इन माय ओपिनियन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर हो सकता था। क्वेश्चन हैज आस्क्ड वेदर दे कैन रिसीव द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और नॉट, तो इसके अंदर आप सीधा आंसर येस से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा लॉ स्टेट करना चाहिए, एक लाइन में मेजर फैक्ट एंड फिर उसका कंक्लूजन अलॉन्ग विद द रीजन। रीजन एंड एनालिसिस क्या होता है? जो आपका लॉ स्टेट किया जाता है उस लॉ को करंट गिवन केस के साथ आपको प्रॉपर तरीके से मैच करना है टू मेक द एग्जामिनर अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डीलिंग विद द लीगल प्रोविजंस व्हिच आई हैव स्टेटेड, राइट। तो इसके अंदर वो गलती हो गई, तो इसका स्ट्रक्चर बेटर हो सकता था, तो 4 आउट ऑफ 6 मिले हैं। अब बचे हुए हम थोड़ा सा फास्टली देखते हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा। इस क्वेश्चन में फॉरेन कंपनी का था, 242 का रेफरेंस आना चाहिए था, इंपॉर्टेंट सेक्शन में नहीं आया क्योंकि स्टूडेंट वॉज नॉट श्योर, तो आप भी पेपर में मत करना। इलेक्ट्रॉनिकली जैसे मैं आई ऑलवेज से कि आपको लॉ एटलीस्ट पूरा स्टेट करना है, बच्चे ने लिखा इलेक्ट्रॉनिकली तक, इलेक्ट्रॉनिक को अलग से एक्सप्लेन करा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट ने नहीं लिखा था, इसीलिए बाकी क्वेश्चंस तो ठीक थे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अगेन फैक्ट्स एनालिसिस कंक्लूजन थोड़ा एक एक पैरा आगे एक हेडिंग डाल के भी आप पैरा में 2-2 लाइन भी डाल दोगे ना, स्टिल द एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी। तो इसको 2 नंबर कट गए, 6 मिले हैं। इस वाले में थोड़ा सा कंसेप्ट ही गलत था। इस वाले का मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूँगा।
देखो सेक्शन 5 में रिगार्डिंग द प्रोविजनल अटैचमेंट देयर इज अ लॉ विच स्टेट्स दैट इफ द डायरेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, फर्स्ट द पर्सन इन्वॉल्व्ड इज इन ही इज होल्डिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, एंड सेकंड दोज प्रोसीड्स आर लाइकली टू बी कंसील्ड, ऑल्टर्ड, जो भी है। तो उन दो कंडीशंस को अलग से लिखना बहुत जरूरी है बुलेट फॉर्म में, ताकि द एग्जामिनर विल बी एबल टू सी एग्जैक्टली कि हाँ मेरा आंसर की में भी 2 पॉइंट्स है, स्टूडेंट ने भी 2 पॉइंट्स दिए। क्या स्टूडेंट ने यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए, देख लो। If he has the reason to believe that such property was involved in activity of money laundering and might be concealed, the student has absolutely given both the points correctly, but he gave it in a paragraph form, in a sentence form, which is not recommended. Why? 2 points clear है तो आप उसको 2 अलग तरीके से लिखो ना, आप ऐसे करके लिखो ना 2 conditions, ताकि एग्जामिनर को फटाफट से वो दिख जाए, और फिर मेन पार्ट्स आप हाईलाइट करो। ठीक है, सारा का सारा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, एट का नाम कर सकते हो, मेजर सेक्शंस अंडरलाइन कर सकते हो, बिकॉज सेक्शन कोटिंग इज समथिंग विच माइट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम योर अदर कैंडिडेट्स। तो सेक्शन कोटिंग, डेज कोटिंग, फाइनल मेरा येस या नो आंसर, और ऊपर के मेन हेडिंग्स जैसे कंक्लूजन, एनालिसिस, उसके अंदर आपकी अंडरलाइनिंग एंड अपना एक्ट का नाम। तो ये चीज़ अगर आप हाईलाइट कर लो, मतलब अंडरलाइन करो एंड स्ट्रक्चर फॉलो करो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली कंसेप्चुअली और परफेक्ट। अच्छा, फिर इसके अंदर तो ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही जवाब देना है। क्वेश्चन ने पूछा था, इस क्वेश्चन में सेक्शन 5 के रेफरेंस में बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चंस का रेफरेंस भी लगवाना हो, जैसे कोई मे का बच्चा देख रहा है या कोई और स्टूडेंट देख रहा है, उसके पास टाइम है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि 3B आपको वीडियो में पॉज कर देना, 3B क्वेश्चन रीड करो एंड आंसर आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके एनालाइज करो, अगर आपको उस तरीके से एनालिसिस करना है तो, राइट, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाएंगे। देखो, क्वेश्चन ने पूछा था ड्यूरिंग सेक्शन नंबर 5 प्रोविजनल अटैचमेंट, क्या द अक्यूज्ड का बेटा क्या वो प्रॉपर्टी में रह सकता है, तो वी क्लियरली नो दैट एज पर सेक्शन नंबर 5 ऑफ PMLA राइट ऑफ एंजॉयमेंट इज नॉट टेकन, तो वो रह सकता है, बस इतना लिखना था। स्टूडेंट ने क्या दिया है, देखो, Mr. C, son of Mr. B can occupy the flat during the period of provisional attachment but cannot sell or transfer it। पूछा नहीं था, सेल और ट्रांसफर की बात भी नहीं करी, आप मत लिखो, शायद एग्जामिनर ने इसी वजह से, देखो ये ब्लैक में आपको दिख रहा होगा, ये काटा मार रखा है, गोल कर रखा है, तो शायद उसके दिमाग में रह गया होगा। इस वाले में द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 3 आउट ऑफ 6। तो ऊपर गलतियाँ थी, कंसेप्चुअली डेज की कुछ गलतियाँ थी एंड ये प्रेजेंटेशन की गलती थी, तो उस वजह से उसके आधे नंबर जो है वो कट गए। ओवरऑल एक पार्ट था ये क्वेश्चन नंबर 1A, स्टूडेंट ने जान के बाद में अटेम्प्ट किया बिकॉज वो श्योर नहीं था। ये आप देख सकते हो, मैंने जस्ट इसके आंसर्स लिखे हुए, जिसको भी देखना है वीडियो पॉज करके देख सकता है। पूरा का पूरा जो है द स्टूडेंट हैज थॉट क्लियरली कि वो बाद में लिख लेगा, क्योंकि पेज छोड़ रखा है, टाइम नहीं मिला, जो लगा वो लिख दिया। कंसेप्ट आप देख लेना और आप इसको चेक कर सकते हो, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो 0 मिले। अब देखो, इससे लेकिन इंप्रेशन खराब होता है, टू बी फ्रैंक, इससे इंप्रेशन खराब हो चुका है थोड़ा सा। अगले वाले में देखो, 3 पार्ट्स पूछे थे रिगार्डिंग चैरिटेबल, पॉलिटिकल एंड नेशनल डिफेंस फंड के, जो हमारे 181, 182, 183 के सेक्शंस होते हैं कंपनीज एक्ट के, उसके रिस्पेक्ट में 3-4 चीज़ें पूछी थी कि अथॉरिटी कौन होता है इनको कंट्रीब्यूट करने के लिए, कितना कर सकते हैं एंड उसका मोड क्या रहता है। तो क्लियर कट जब मेरे को 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस के रिस्पेक्ट में आई हैव बीन आस्क्ड टू आंसर 3 पार्ट्स, तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में तीनों, या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट एंड 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऐसे करके प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए थी, बट स्टूडेंट ने वो नहीं करी थी। अथॉरिटी लिख दी एक ही पैराग्राफ में, ये एक ही पैराग्राफ में लिख दी तीनों के लिए, तो आंसर वॉज वेग। क्वांटम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत ठीक लिखा, यहाँ पे कंसेप्चुअली एरर था, 5% तक उसको लगा स्टूडेंट को कि 5% तक की लिमिट है, बट हमारा क्लियर है 5% तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ध्यान देख सकते हैं, रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। इफ इट द कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्सीडिंग 5%, तो उस केस में हमें सिर्फ OR चाहिए होता है कंपनी से, तो वो स्टूडेंट ने नहीं लिखा। एंड पॉलिटिकल पार्टी में भी अगेन वही चीज़ें कर दी, तो ओवरऑल उसको जो है नंबर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, टोटल 4, पहले 2 मिले इसके स्टेट करने के, देख लो, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं था, ये 4 नंबर ही मिले हैं। ये टोटल ऑफ द क्वेश्चन है, ये ज़रूरत नहीं है। तो बस मेजरली ये पार्ट था जिसको देखना है। मैं जस्ट एक बार ऊपर से बचे हुए पेपर को वो कर रहा हूँ लोड, तो आप पॉज करके यू कैन सी मेजरली हमें एक आइडिया लग चुका है कि किस तरीके से जो है वो आंसर्स देने चाहिए थे आपको। कभी कभार वही आपका अगर कंक्लूजन ही गलत हो गया तो वो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आप जितना मर्जी दिखाओ कि मैंने ये किया है वो किया है। एक छोटा सा इसके अंदर एक हिंट दे रहा हूँ, और 5C आप क्वेश्चन देखना,
उसके अंदर 2 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा इज द एप्लीकेशन वैलिड, जहाँ पे हुआ क्या था, क्विकली आई विल ब्रीफ यू कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे इन टर्म्स ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉई, दे अलॉटेड द डेट टू द ट्रेड यूनियन विच इज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड यूनियन हैज सर्व द डिमांड नोटिस एंड फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर CIRP पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 9 ऑफ IBC। तो उस केस में उन्होंने पूछा था क्या ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। सो उस केस में आप आंसर करो वेदर द एप्लीकेशन इज वैलिड, एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्लियरली स्टेट करता है कि इफ द एप्लीकेशन इज वैलिड व्हाट इज द इनिशिएशन डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर CIRP। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप बोलोगे एप्लीकेशन वैलिड ही नहीं है, लेट्स से आपको कंफ्यूजन हो रही है, आपने लिख दिया एप्लीकेशन वैलिड ही नहीं है, तो वैलिड ही नहीं है, तो उस केस में क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए वैलिड मतलब सही रहेगा कि अगर आपने बोल दिया कि एप्लीकेशन ही वैलिड नहीं है तो उसमें इनिशिएशन डेट की बात कहाँ से आ जाएगी। तो थोड़ा सा हिंट लो क्वेश्चन से कि क्वेश्चन नंबर में पार्ट नंबर 2 आपसे इनिशिएशन डेट पूछ रहा है, तो चांसेस है कि ऊपर वाला एप्लीकेशन वैलिड है, राइट। तो ये भी चीज़ इसके अंदर संभल सकती थी। स्टूडेंट हैज़ रिटर्न, उसको शायद वो केस लॉ वगैरह नहीं पता था, स्टूडेंट हैज़ रिटर्न की ट्रेड यूनियन जो है वो जा नहीं सकती एज एन ऑपरेशन क्रिएटर, जबकि आंसर है कि ट्रेड यूनियन जा सकती है बिकॉज वो वेरी मच इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन है, राइट। तो वो रजिस्टर्ड है एंड इट इज़ अ पर्सन। तो इसकी सारी लिंकिंग हमने IBC के क्वेश्चन बैंक के अंदर भी कर रखी है इस क्वेश्चन की, और प्लस इस वाले में भी स्टूडेंट ने कंसेप्चुअली, अच्छा इसी के रिस्पेक्ट में मैं आपको एक डेफिनेशंस का जो पोर्शन है कि डेफिनेशंस को कैसे डील करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेनी स्टूडेंट्स वाइल इंटरेक्टिंग विद मेनी स्टूडेंट्स आई हैव ऑब्जर्व कि लोग डेफिनेशंस जो है उसको पूरा इग्नोर कर देते हैं। आई विल रेकमेंड कि डेफिनेशंस में से एटलीस्ट 50 to 60% डेफिनेशंस जो बहुत ही आगे के रेलिवेंट पार्ट जो बचा हुआ चैप्टर है उसके लिए काम आ सकती है, उनको तो आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड जो पास्ट पेपर में आई हुई है उनको भी, या फिर किसी के अंदर कोई डेज हो, कुछ भी हो, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात लिखी हो, एक बार आपको रीड करके मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। डोंट लीव आउट द डेफिनेशंस। इसके अंदर डेफिनेशंस पूछी गई थी कि इनिशिएशन डेट क्या होती है। एज वी नो इन IBC द इनिशिएशन डेट इज द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 और 9 और 10। लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता था, स्टूडेंट ने लिखा है एक्सेप्टेंस और एडमिशन, दिस इज CIRP कमेंसमेंट डेट। तो ये चीज़ें अगर आप खुद एक डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्लियरली पता चल जाएगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंस, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, कि इनिशिएशन डेट आपको ऑब्वियसली पता होनी चाहिए CIRP की क्या है, एंड CIRP की कमेंसमेंट डेट क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेशंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, सारी की सारी चीज़ें ऐसी मत करना कि मुझे कोर्स को जो है वो कम करना है, कौन सी चीज़ किस फॉर्म में आपको हेल्प कर जाए या किस अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर जाए, वी डोंट नो इन द एग्जाम। और अब केस में तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वी हैव अवर MCQs, वी हैव अवर इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के आ सकते हैं। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड 110% हमारे साइड से, फिर 20-30% ऊपर नीचे होकर हम अच्छा 70-80% का जो रिजल्ट ला सकते हैं। एंड बिलीव मी इन लॉ इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो आपको एक ओवरऑल इससे आइडिया लग गया होगा कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है, एक बेसिक फॉर्मेट फॉलो करना है। क्विकली आई एम समराइजिंग द टेक अवेज ऑफ द वीडियो। ओवरऑल फॉर्मेट फॉलो करना है, इशू लिख देना कि किससे डील करता है। जब तक आप सेक्शन नंबर, अगर सेक्शन नहीं आता तो एक्ट लिख दो, उसके लीगल प्रोविजंस जो पता है सेकंड पैरा में आ जाएंगे, मेरे लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व क्या है। फिर फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन में आपको सारे के सारे क्वेश्चन को ही, मेजर पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन हैव टू बी रिपीटेड क्विकली, एंड उसके बाद आपको एनालिसिस एंड कंक्लूजन देना है। एनालिसिस में यू विल ट्राई कि हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट है और हमारा हमने जो लीगल प्रोविजन ऊपर स्टेट किया है ये दोनों मैच कैसे करते हैं। एंड देन फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन विल बी द पॉइंट वेयर वो आपको पूरे नंबर दे देगा, क्योंकि येस नो जो भी आपका एप्लीकेशन वैलिड है नहीं वैलिड है वो सारी चीज़ें देख के, बट ऊपर वाला पार्ट भी रेलिवेंट है। नाउ सर इफ 4 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या सारा लिखना है? ऑब्वियसली लिखना है, लेकिन थोड़ा कम कम करके, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत रूल नहीं है। एंड पहले दो क्वेश्चंस विच विल अप्रॉक्सीमेटली टेक योर 10 to 12 आंसर शीट्स, उसके अंदर जो है ना जितना लिख सकते हो 4 नंबर के लिए भी, अगर आप ऊपर देखोगे प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म में प्रॉपर तरीके से जितना उसको आता है उसने लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोचने में टाइम लगाओ, क्योंकि सोचने में टाइम लगाओगे तो जो आता होगा वो छूट जाएगा। आई विल नॉट रिकमेंड दैट, लेकिन जितना आता है बिना सोचे पहले 2 क्वेश्चंस में तो जान लगा देना। पहले 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे जाने चाहिए, एंड फिर बचे हुए थोड़ा सा अगर आपको लगता है, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल कि हमें सारा का सारा पेपर ना आता हो, तो जो भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट करोगे उसके अंदर भी जो पार्ट आपको लगेगा वो आप थोड़ा सा एंड में रखना, बिकॉज टिल द पॉइंट द एग्जामिनर विल कम टू योर 10th शीट 12th शीट, द एग्जामिनर 99.9% ही मस्ट हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन अबाउट यू कि यार ये बच्चा कैसा वाला है,
ठीक है, तो क्या ये 70-80 से ऊपर जाने वाला है या ये 50-60 रेंज वाला है या 50 से नीचे वाला है। तो इस पेपर में आपने क्लियरली देखा द स्टूडेंट हैज स्कोर 34 आउट ऑफ 70, लेकिन कंसेप्चुअली गलतियां थी। ऐसे कोई प्रेजेंटेशन में उसने कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं कर दिया है कि उसकी गलतियां हुई और आईसी ने नंबर नहीं दिए। कंसेप्चुअली इफ यू आर करेक्ट, बेसिक प्रेजेंटेशन, हाईलाइटिंग द पॉइंट्स, ये सब करने के बाद आपके आराम से टोटल ग्रॉस लेवल पे 70 क्रॉस हो सकते हैं। एमसीक्यू में तो देखो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, एमसीक्यू में तो प्रॉपर कंसेप्ट ही चलना है, कोई प्रेजेंटेशन की बात नहीं है। 70 में से आपको 55 to 60 आराम से टारगेट करने हैं और उसके अंदर मिनिमम 20 से 25, ठीक है। तो आराम से आप 75-80 का एम लेके चलना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करो। आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग गया हो कि यार ओवरऑल आईसीआई नंबर कैसे देता है, बिकॉज बिलीव मी इट डजेंट मैटर इफ यू आर एनालाइजिंग द मार्कशीट ऑफ 80 मार्क्स और 40 मार्क्स, वी हैव टू सी क्वेश्चन वाइज की आईसीआई का नंबर देने का तरीका क्या है। वो हमने 2 क्वेश्चंस में डिटेल में देख लिया, बचे हुए में भी ओवरऑल चीज़ों में मैंने आपको एनालाइज करवा दिया, एंड वॉट एवर द मेन पॉइंट्स वर, बचे हुए पॉइंट्स में से, बचे हुए क्वेश्चंस में से वो भी आपको मैंने स्पेसिफिकली बता दिए। इससे ज़्यादा कोई भी दिमाग में जो है डोंट वरी, कोई टेंशन मत रखना, कोई भी फिक्स तरीका मत रखना। कभी कभार वो प्रेशर स्टूडेंट का ज़्यादा बन जाता है कि क्या रखना है तरीका, क्या फॉर्मेट है। नो, वो चीज़ दिमाग से हटा दो, राइट। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू, एंड ये दिस वॉज वन ऑफ द प्रॉमिस्ड वीडियोस फ्रॉम माय साइड। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। और हाँ, ओवरऑल कटिंग कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट ने कटिंग कहीं पे भी नहीं करी है, ठीक है। ओवरऑल देख के मज़ा आना चाहिए पेपर देख के, क्योंकि आप खुद सोचो, हो सकता है उसका पहले वाला पेपर बहुत गंदा रहा हो, आपका पेपर देख के खुशी होनी चाहिए और नंबर मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत लिख के नंबर मिलेंगे, सही लिख के, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, बिकॉज वी नीड टू बी प्रैक्टिकल, राइट। सो आई होप आपको इसमें से थोड़ा सा लगा हो कि हाउ डू यू नीड टू प्रेजेंट द आंसर्स। सो ऑल द बेस्ट, बाकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे, and take care, be safe, bye.